प्यारे बच्चे, अगर आप लोग भी जा रहे हैं कल यानी कि 24 फरवरी 2025 को हिंदी का पेपर देने, तो आज की इस वीडियो को मेरे प्यारे स्टूडेंट्स पूरी वॉच कर लेना, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूं जो यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, अगर साल भर कुछ नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा और तुम्हारा भी अब मन कर रहा है कि यार मेरे 90% आ जाए, 95% आ जाए, या 80% आ जाए, 70% आ जाए, या तो मैं सिर्फ पास हो जाऊं, तो बच्चों सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कुछ भी बिल्कुल भी घबराने की तुमको 1% भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा एनसीईआरटी वाला भैया आपको एकदम महा मैराथन क्लास लेके आ गया है, जो कि मात्र एक वीडियो से, ठीक है, यानी कि मात्र मैं आपको एक मॉडल पेपर, वो भी वायरल मॉडल पेपर समझाऊंगा, मात्र एक मॉडल पेपर करवाऊंगा, और बच्चों आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे, पक्के हो जाएंगे, एकदम फिक्स हो जाएंगे 100 में से 100 नंबर। आप यकीन नहीं मानोगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसी प्रकार का मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम परीक्षा में आने वाला है और सेम क्वेश्चन फंसने वाले हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% एकदम सेम हो जाएगा, लेकिन 80 से 90% एकदम सेम रहने वाला है, एकदम सेम रहने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मात्र आज की सिर्फ ये वीडियो पूरी देख लेना, जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो पूरी देख लेना और आप बच्चों इतिहास रच दोगे। ठीक है, एकदम इतिहास रचने वाले हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बस आज की इस वीडियो को, आज के इस मॉडल पेपर को पूरा का पूरा देख लेना। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है और यहाँ पे अपना अनुक्रमांक लिख देना है। भाई अपने प्रवेश पत्र को जरूर साथ में लेके जाना है, उसी पे आपका अनुक्रमांक, आपका नाम वाम सब मेंशन होता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपका नाम लिख देना है, आपको अनुक्रमांक लिख देना है। सेम ऐसे ही पेपर आपके उसमें आएगा। ठीक है, तो देखो आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों को समय दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न को दो खंडों में सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक होगा। यानी इस प्रश्न को इस प्रश्न में कितने हैं, 2 खंड है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। भाई आपको आए या ना आए, आप लोगों को सभी प्रश्नों का करना है, खंड का भी करना है, खंड का भी करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा खंड का। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले खंड का देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद इसमें आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न आपको करने होंगे। तो जैसा इसको हम सॉल्व करते हैं, पूरा का पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं, बस आप बने रहिए इस वीडियो पे। तो देखो प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर का भाई वायरल मॉडल पेपर है, ये वायरल मॉडल पेपर है, इसी से आपके प्रश्न बनेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोगों को इस पूरे प्रश्न पत्र को जरूर एकदम अच्छे तरीके से हल कर लेना, सॉल्व कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको आज की इस वीडियो पे ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर जो है वो मैं सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि 24 फरवरी में जरूर से जरूर फंसेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र है कि संपूर्णानंद जी है कि भाई मोहन राकेश है कि रामकृष्ण दास हैं। तो जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं वो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, संपूर्णानंद जी हैं, जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। कितने लोगों को आता था कमेंट में जरूर बताएं। लल्लू लाल की रचना है, तो लल्लू लाल की रचना क्या है भाई, सुख सागर है कि प्रेम सागर है कि परीक्षा गुरु है कि रानी केतकी की कहानी है। तो सब बच्चा को बोलना है प्रेम सागर। ठीक है, प्रेम सागर लल्लू लाल की एक रचना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। पर्दा कहानी के लेखक हैं भाई, पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं, प्रेमचंद्र जी हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं कि अमरकांत जी हैं कि यशपाल जी हैं। तो पर्दा कहानी के लेखक हैं वो है यशपाल जी। ठीक है, यशपाल जी बच्चे को पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है भाई, विष्णु प्रभाकर जी हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी है कि राहुल संस्कृत त्यायन है कि रांगेन राघव हैं। तो भाई देखो, आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं वो विष्णु प्रभाकर हैं। ठीक है, विष्णु प्रभाकर है, सब लोगों को पता होगा भाई, अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयारी इस चैनल पे की है तो, क्योंकि मैं पिछले ये सारे के सारे जो बहुविकल्पी प्रश्न इनको पहले से ही करा चुका हूँ। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूं ये बोर्ड ने खुद जारी किया है। ठीक है, बोर्ड ने खुद जारी किया है कि बच्चों को आसानी हो प्रश्न पत्र को समझने में कि किस प्रकार से प्रश्न आपके 24 फरवरी को पूछने वाले हैं 2025 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं कि सरदार पूर्ण सिंह है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो भाई जो
बाणभट्ट की आत्मकथा है, उसका जो लेखक है वो भाई है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। कौन है? महावीर प्रसादी की, सरदार पूर्ण सिंह की, वासुदेव शरण अग्रवाल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न को चलते हैं भाई। जो आपका दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, ये सारे एक एक नंबर के प्रश्न है। कितने कितने नंबर के? यहाँ पे बगल में नंबर भी लिखे। ठीक है, एक एक नंबर के प्रश्न है। इसके बाद जो प्रश्नोत्तर संख्या 2 आप डाल के लिखेंगे वो देखो भाई, ये जो होते हैं ये गद्य के इतिहास से पूछे जाते हैं और ये प्रश्न पद्य के इतिहास से पूछे जाते हैं। तो हमें दोनों करना होता है, क्योंकि भाई जो हमारा पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न होता है पूरे के पूरे 10 नंबर का होता है। 5-5 प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 2 है वो आएगा कामायनी किस युग की रचना है। ठीक है, कामायनी किस युग की रचना है? सबको पता होगा भाई, छायावादी युग की। किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। किस किस को पता था भाई कमेंट में जरूर से जरूर बताना। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? ठीक है, कौन प्रगतिवादी युग का है भाई? अग्रदास जी प्रगतिवादी युग के हैं कि तुलसीदास जी हैं कि नंददास जी हैं कि रामधारी सिंह दिनकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो स्टूडेंट्स प्रगतिवादी युग के क्या है? कवि हैं। तार सप्तक का प्रकाशन, भाई सबको पता होगा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है बताइए आप? 1941 ईस्वी है कि 1943 ईस्वी है कि 1954 ईस्वी है कि 1947 ईस्वी है? तो स्टूडेंट्स ना तो 1941 है, ना तो 1954 है और ना तो 1947 है तो क्या है? 1943 ईस्वी। ठीक है, 1943 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप पक्के एकदम आपके पक्के हो जाएंगे। 8 नंबर आपके पक्के हो गए। अब 2 नंबर और पक्के करते हैं, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट देखो, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो इसमें आपको बताना है द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं? प्रिप्रवास नहीं है कि साकेत नहीं है कि भारत भारती नहीं है कि कामायनी नहीं है? तो स्टूडेंट से देखो, जो द्विवेदी युग की रचना नहीं वो कामायनी नहीं है। ठीक है, कामायनी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इसके बाद देखते हैं अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की किस शाखा से? ठीक है, तो अष्टछाप के जो कवि हैं उनका संबंध भक्तिकाल के किस शाखा से? राम भक्ति शाखा से कि ज्ञान आश्रय शाखा से कि प्रेम आश्रय शाखा से कि कृष्ण भक्ति शाखा से? तो सब लोगों को पता होना चाहिए जो अष्टछाप के कवियों का संबंध है वो भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से। किस भक्ति शाखा से भाई? कृष्ण भक्ति शाखा से। एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखते हैं भाई, इसके बाद हमारे प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 कर लिए खंडका के। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो हमारा किस प्रकार से पूछा जाता है। तो भाई अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, पूछा जाएगा दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी आप लोगों को गद्यांश दिए जाएंगे और उसको आप लोगों को पढ़ना होता है अच्छे तरीके से, और उसके जो नीचे ये वाले प्रश्न दिए रहते हैं इनका आपको उत्तर अच्छे तरीके से लिखना होता है अपनी बोर्ड की कॉपी पे। कॉपी कैसे लिखना, बस सारी चीज सब कुछ आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। ठीक है, तो देखो भाई इसमें देखो, इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि आपको 2 दिए जाते हैं। कितने? 2 गद्यांश दिए जाते हैं। एक देखो, एक ऊपर दिया है अथवा लगा के, एक ये नीचे लिखा है। ठीक है, तो आप लोगों को चाहे ऊपर वाला करना चाहे नीचे वाला करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको 5 दूनी 10 यानी कि 10 अंक का ये प्रश्न पत्र होता है, तो आप लोगों को एग्जामिनर 10 अंक पूरे के पूरे देगा। ठीक है, तो देखो पहले इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व भी करते हैं। कैसे करना है मैं आपको सारी चीजें आज की इस वीडियो पे बताने वाला हूं। तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इस प्रश्न पत्र को जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये जो प्रश्न पत्र है ये बोर्ड ने खुद जारी किया, आप यूपीएमएसपी की साइट पर जाके इसको देख सकते हैं इस प्रश्न पत्र को। उसी को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं कि जितना भी एनसीईआरटी वाले भैया से पढ़ने वाला बच्चा है वो सबके 95% नंबर आए। ठीक है, तो देखो धरती माता की कोख में, पहले इसको अच्छे तरीके से पढ़ो, इसको समझो कि किस उससे लिया गया है ये प्रश्न, किस गद्यांश से लिया गया है, कौन से चैप्टर से लिया गया है। क्योंकि इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4 5 इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, ठीक है, जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। ठीक है, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल
अत्यंत आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स देखो, इसमें जो आपका ये प्रश्न दिए रहेगा, जो नीचे इसके प्रश्न दिए रहेंगे, वो इन्हीं गद्यांशों में से आपको ढूंढ के लिखना होता है। ठीक है, तो इससे भाई देखो सबसे पहला प्रश्न आता है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगर आप लोगों ने संदर्भ लिख दिया, अगर आप लोगों ने संदर्भ अच्छे तरीके से लिख दिया, तो एग्जामिनर को बस यही लगेगा कि स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके से तैयारी को अपने किया है, क्योंकि उसको गद्यांश का संदर्भ अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, आपको संदर्भ लिखना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आपको बताता हूं। ठीक है, तो संदर्भ जो होगा, अगर आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से लिख दिया तो एग्जामिनर यही सोचेगा, क्योंकि भाई जो पहला प्रश्न होता है वही मेन प्रश्न होता है। अगर आपने पहला प्रश्न सही कर दिया तो एग्जामिनर आपको टका टक चारों प्रश्नों में टिक्का लगा देगा और सबको 2-2 नंबर आराम से दे देगा। ठीक है, तो आप लोगों को पहला प्रश्न बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे तरीके से करना है और यही मेन प्रश्न होता है। धरती की माता की कोख में भाई जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिस कारण वह वसुंधरा कहलाती है, तो सब लोगों को यह पता होना चाहिए कि राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसको आप लिखेंगे कैसे, तो मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। ये देखो भाई, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लिख के लाया हूं। तो देखो पहला प्रश्न हमारा क्या है, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ किस प्रकार से आपको लिखना है, तो देखो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। यहाँ पहले उत्तर प्रश्न, ये देखो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, इसका उत्तर मैं लिख के लाया हूं। उसका उत्तर क्या है, आप लोगों को क्या लिखना है भाई, यहाँ पे संदर्भ आप पहले हेडिंग जरूर डाल लेना। क्या डाल लेना, यहाँ पे आपको संदर्भ हेडिंग डाल लेना, संदर्भ आप लोगों को हेडिंग डाल लेनी है। इसके बाद आगे ऐसे कर देना है। इसके बाद आप लोग लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जो आपका ये मेन करेक्टर होगा, उसको आप लोगों को थोड़ा डार्क पेन से लिख देना है, या तो आप लोगों को अंडरलाइन कर देना है, इस प्रकार से अंडरलाइन कर देना है, या तो आप लोगों को डार्क पेन से लिख देना है। ठीक है, संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। या तो आप लोग इस प्रकार से संदर्भ लिख दीजिए, या तो सीधा सीधा आपको कुछ नहीं लिखा। अगर संदर्भ दे दिया तो यहां पे आप लिखिए पाठ का नाम, क्या लिखिए, पाठ या शीर्षक का नाम, पाठ या शीर्षक का नाम, पाठ या शीर्षक का नाम। इसके बाद आप लोग ऐसे करिए। ठीक है, इसके बाद इसको ब्लैक पेन से आप लोग लिख देना। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, वो क्या कहते हैं, इसका लेखक का नाम, लेखक का नाम, लेखक का नाम, लेखक का नाम आपको इस प्रकार से डाल देना है। ठीक है, या तो पाठ का शीर्षक, पाठ या शीर्षक का नाम डाल, लेखक का नाम लेना, पाठ का नाम आप लोग लिख देना राष्ट्र का स्वरूप, और इसका जो लेखक का नाम वासुदेव, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, यहाँ पे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल सॉरी यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो आप यहाँ इसको याद करें, संदर्भ का तरीका अच्छे तरीके से पढ़ लें, या तो आप लोग सीधा पाठ का नाम, आपको पता हो पाठ का नाम, लेखक का नाम लिख दें। तो बस आपको समझ में आएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से अवतरित है। अगर आप लोग इतना लिख देते हैं ना, तो एग्जामिनर बस यही समझता है कि बच्चे ने अच्छे तरीके से तैयारी को की है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि इसमें अगला प्रश्न क्या दिया है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो इसमें देखो, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो इस प्रकार से देखो, आपको इसी में क्या मिल जाएगा, इसी गद्यांश में आपको उसका वो भी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो देखो, जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसको भी हम लोग देखते हैं। जो हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, भाई आप लोगों ने पढ़ा। तो देखो, पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है। देखो, आप लोग सेम न छापना, थोड़ा अपने प्रकार से भी लिख देना, अपने मन से भी आप लोगों को लिख देना। ये नहीं कि आप लोग उसका जो वाक्यांश है उसको आप लोग छाप दें, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, उसका सेम वाक्यांश नहीं छापना है, कुछ अपने शब्दों में भी आप लोगों को लिखना होता है। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो धरती को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि, ठीक है, पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की, ठीक है, पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां, निधियां मतलब स्टूडेंट्स वस्तुएं, मूल्यवान निधियां भरी हुई हैं, इसलिए क्या कहते हैं, धरती को वसुंधरा कहलाती है, धरती को वसुंधरा कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला हमारा क्या कह रहा है, अगला कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, जो यहाँ पे देखो ये रेखांकित अंश, जो ये अंश इसका है, किसका, गद्यांश का जो अंश है जिसमें रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वसुंधरा तक रेखा खींची हुई है कहलाती है। इसके बाद यहाँ तक चाहेगा तक रेखा खींची हुई है। तो आप लोगों को इसका क्या करना होता है, इसका व्याख्या करनी होती है। तो उसका व्याख्या देखो किस प्रकार से करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसको व्याख्या करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बस जैसे लिखा है धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई है, तो जैसे इस प्रकार से लिखा है, तो इसको अपने मन से, अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग इसको बना चढ़ा के अपने मन से शब्दों को जोड़ जोड़ के थोड़ा लंबा चौड़ा कर देना है, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। इस प्रकार से आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है।
यानी भाई अगर मान लो आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है भाई, इसको अच्छे तरीके से पहले पढ़ो, इसके बाद बढ़ा चढ़ा कर लिख दो, बस हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। भाई इतना समय नहीं होता है एग्जामिनर को कि वो आपकी एक एक कॉपी को पढ़े, एक एक चेक करे। वो बस अगर थोड़ा सा एग्जामिनर को थोड़ा सा पहले 2-4 पन्नों पे खुश हो गया तो बस वो खुशी रहता है और आपको नंबर पूरे देकर जाता है। तो देखो रेखांकित अंश की व्याख्या किस प्रकार से आप लोगों को करनी है देख लेते हैं एक बार। रेखांकित अंश की व्याख्या किस प्रकार से करनी है देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को प्रश्नोत्तर संख्या इसका उसका सब डाल लेना है, इसके बाद उत्तर डाल के लिखना है। क्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। इसको आप लोगों को मोटे पेन से लिख देना है या तो काले पेन से लिख देना है। काले पेन से लिख देना है, इसके बाद अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद देखो, विद्वान लेखक ने कहा है, किसने, विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल रत्न भरे पड़े हैं। ठीक है, जो धरती माता की कोख में अमूल रत्न भरे पड़े हैं, इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा, यानी कि वसुओं बराबर, वसुओं का मतलब क्या होता है, रत्नों को धारण करने वाली। अगर आप लोग ये लिख देते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि एग्जामिनर सोचता है कि भाई बच्चे ने बहुत अच्छी तैयारी की है। ठीक है, भी है बहुमूल रत्न धातुएं व खनिज पदार्थ अन्न। ठीक है, बहुमूल रत्न धातुएं खनिज पदार्थ अन्न मतलब भाई अन्न समझते हैं आप, अन्न फल जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुएं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है से हमारा प्रगाढ़ परिचय होना चाहिए। ठीक है, इसको देखो, पहले इसको पढ़ोगे तभी तो आपको समझ में आएगा। देखो धरती माता की, समझ में आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, सॉरी एक सेकंड भाई रुकिए, बस ज़्यादा देर नहीं, एक सेकंड। देखो जो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो जो ये लिखा है, धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। तो इसको ही बस आप लोगों को बढ़ा चढ़ाकर इतना बड़ा लिख देना है। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर इतना बड़ा लिख देना है, लिखना है रेखांकित अंश के विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल रत्न भरे पड़े हैं, इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का नाम वसुंधरा, यानी वसुओं का अर्थ यहाँ पे लिख देना, रत्नों को धारण करने वाली भी है। बहुमूल रत्न धातुएं व खनिज पदार्थ अन्न जल फल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुएं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है से हमारा प्रगाढ़ परिचय होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है। यानी हमने कितने प्रश्न कर लिए, 1 2 3 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए स्टूडेंट्स, और हमारे 3 दूनी 6 यानी 6 नंबर एकदम से एकदम कंप्लीट हो गए, पक्के हो जाए। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। ठीक है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। भाई देखो ये देखो, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, इसको आप लोग पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो दिन रात बहने वाली नदियों ने, ठीक है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर एकदम से एकदम कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, लास्ट प्रश्न जो पूछा गया है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, भाई इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा। आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से लिखना है, लेकिन हमको क्या करना है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखना है। किस प्रकार से लिखना है, याद ये देखो किस प्रकार से लिखना है, सब कुछ बताऊंगा यार, कहे आप इतना परेशान हैं। हमारे भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से यह जांच पड़ताल आवश्यक है कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित बहुमूल रत्न धातुएं खनिज पदार्थ अन्न फल जल और इसी प्रकार की अनेक अनमोल वस्तुएं जिन्हें धरती छिपाए रखती है तथा देह को सजाने, ठीक है, देह को स्टूडेंट्स देह को सजाने, आगे देखते हैं आगे हमें क्या लिखना है, देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियों का परीक्षण करें कि वह किस कार्य में उपयोगी है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, भावी आर्थिक अभ्युदय के हेतु हमें क्या करना चाहिए, तो बस इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्या कह रहा है प्रश्न, इसको समझ में आ गया भाई, स्क्रीनशॉट करना कर लीजिए, नहीं तो आप सीधा क्या कर सॉल्व करते चलिए, सीधा स्क्रीनशॉट करिए या तो आप लोग एकदम कॉपी पे उठा लीजिए और एकदम सॉल्व करते चलिए। ठीक है, अब देखते हैं भाई अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न किस प्रकार से पूछता है, देखो अर्थवा करके एक प्रश्न पूछा है, अशोक का फूल, भाई अशोक के फूल चैप्टर नामक चैप्टर से लिया गया है, ये सब लोगों को पता होगा। तो अब हमें एक ही करना है, ये नहीं कि भाई ज़्यादा आप लोग कर दे तो सोचे कि एग्जामिनर ज़्यादा नंबर दे देगा, ऐसा नहीं करेगा एग्जामिनर। आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, एक ही लिखना है। ठीक है, 2 आपको दिए रहेंगे, आपको एक ही लिखना है। तो हमने इसको लिख लिया, यानी हमारे के 10 अंक एकदम पक्के हो गए। कितने अंक, 10 अंक हम लोगों ने पक्के कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, यानी हमने प्रश्न संख्या 3 करा, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको समझाऊंगा, पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है,
प्रश्न नंबर 4 के दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी स्टूडेंट्स 10 अंक का पूछा जाता है, ठीक है, 10 अंक का पूछा जाता है। आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, 10 अंक पूरे के पूरे आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखो इसमें भी अथवा करके आता है, ये नहीं कि भाई एक ही आ गया, इसमें भी अथवा करके आता है। 2 प्रश्न आते हैं, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष पता है, ये एक तो ये हो गया, ठीक है। इसमें भाई 5 ही प्रश्न दिए रहते हैं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। 5 प्रश्न का अंदर आंसर आप लोगों को देना है और 10 अंक अपने जेब पर लेकर जाना है, ठीक। अथवा करके भी आप लोगों को दिया रहता है, ये दिया रहेगा अथवा करके भी देखो, अथवा करके क्या दिया है, लज्जशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, ठीक है। लज्जशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृति वसना तू ना सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताओं को मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, पहले इसको पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। जाता कोई जलद यदि हो, बेव में थो उसे ला, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो सब लोगों को ये पता चल गया होगा कि भाई किस पाठ से ये लिया गया है, इसको हम हल करते हैं, भाई पढ़ लिया है तो सब लोगों को बच्चा जानता होगा कि किस पाठ से लिया गया है। तो सब लोगों को पता है भाई ये हमारे पवन द्युतिका पाठ से लिया गया है, पवन द्युतिका पाठ से लिए गए। ऐसे में स्टूडेंट्स 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके 10 अंक एकदम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। 10 अंक कंप्लीट कराएंगे, पूरे पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, बस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रश्न को आप लोग प्रश्न पत्रों को अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिए जो मैं आपको करा रहा हूं अभी, और अच्छे नंबर आप ला जाइए, ठीक है। 95% भाई बिल्कुल से बिल्कुल लेके आइए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो पहले इसको हम लोगों ने पढ़ लिया, सब लोगों को पता चल गया होगा कि किस पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भाई देखो संदर्भ भाई बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप पाठ पढ़ोगे तो आपको संदर्भ सबसे पता ही चल जाएगा। भाई लज्जशील पथिक महिला जो कहीं सबको पता है भाई, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी द्वारा रचित पवन द्युतिका नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका संदर्भ देख लेते हैं। पहले हम संदर्भ किस प्रकार से लिखेंगे, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। उत्तर, प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित देखो संकलित पवन द्युतिका शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। इतना आप लोगों को लिख देना है। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे संदर्भ हेडिंग भी डाल के लिखना है, ऐसे नहीं लिख देना संदर्भ, ठीक है। यहाँ पे संदर्भ डाल लेना, संदर्भ ऐसे कर देना। इसके बाद इसके आगे से लिखना स्टार्ट कर देना। प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन द्युतिका शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। इतना आप लोग लिख दीजिए, या तो अथवा या तो भाई अथवा लगा दो। अथवा का मतलब यह है कि भाई आप लोग को नहीं लिखना, 2 नहीं आप लोगों को लिखना, या तो आप लोग इसको लिखिए या तो आप इसको लिखिए। क्या है, या तो आप लोग भाई क्या लिख दीजिए, संदर्भ मंदर को मारिए गोली, कुछ नहीं करना आपको। शीर्षक हेडिंग डाल दीजिए, कवि का नाम हेडिंग डाल दीजिए। शीर्षक आपका पवन द्युतिका है, पवन द्युतिका लिख दीजिए, और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आप लिख दीजिए। आपके 2 नंबर कंप्लीट, चाहे आप ऐसा करिए 2 नंबर कंप्लीट, चाहे आप ऐसा करिए 2 नंबर कंप्लीट। आपको दोनों नहीं लिख देना है, आपको दोनों नहीं लिख देना, इतना याद रखना है। आप लोगों को दोनों बिल्कुल भी नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को स्टूडेंट्स एक ही लिखना है, एक ही लिखना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर दे के जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इसको आपको डार्क पेन से लिखना है। डार्क पेन का मतलब कि भाई उस पेन को जैसे यहाँ पे है अयोध्या लिखा तो इसको 2-3 बार ऐसे चला दो, डार्क हो जाएगा, ठीक है। डार्क हो गया अयोध्या, ऐसे पूरा डार्क कर देना, समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप इसको नीले पेन से लिख देना और इसको काले पेन से लिख देना, या तो आप लोग को पूरा नीले पेन से लिखना, यहाँ पे अंडरलाइन कर देना, यहाँ पे भी अंडरलाइन कर देना, यहाँ पे अंडरलाइन कर देना, यहाँ पे अंडरलाइन कर देना। तो इससे क्या होती है, एग्जामिनर की पूरी नज़र इसी पर जाती है और वो एग्जामिनर आपको फुल के फुल मार्क्स दे देता है, ठीक है। तो बस आप लोग इतना करना है। अगला प्रश्न के स्टूडेंट हम चलते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपका आया हो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पीछे हम लोग पढ़ चुके रेखांकित अंश, जो जैसे यहाँ पे देखो, जो थोड़ी सी श्रमिक वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की प्लांताओं को मिटाना। तो देखो यहाँ पे क्या है, रेखांकित अंश है, तो इसकी हमको व्याख्या कर देनी है। ये आ गया रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या कह रहा है, यहाँ पे हेडिंग डाल लेनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पे हेडिंग डाल के यहाँ पे अंडरलाइन भी कर देना है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखो, पवन यदि यानी पवन से कह रही है, पवन यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो
उसे गोद लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि थकान के कारण उसके सूखे होंठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख, कमल के प्रकार प्रतीत होता हुआ मुख प्रफुल्लित हो उठे। ठीक है, प्रफुल्लित हो उठे, मुस्कुरा उठे। तो इसको भी आप लोगों को क्या कर देना, अच्छे तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को किस प्रकार से कर देनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, इसके बाद अगले प्रश्न को भी करते हैं। राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। ये स्टूडेंट सभी, ये जितने भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, ये सारे के सारे इसमें ही उत्तर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं, राधा जी हैं वो लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं। तो देखो उत्तर, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं। ठीक है, जो राधा जी हैं वो पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने के लिए कहती हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई, अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है होठों की और कमल मुख में अलंकार बताइए। भाई जो लिखा ना, होठों की और कमल मुख की मिलानताओं को मिटाना, तो यहाँ पे पूछ लिया है भाई, अलंकार भी पूछता है, तो आप लोगों को अलंकार भी अच्छे तरीके से पढ़ लिख कर जाना है, ये नहीं कि भाई ऐसे ही भग गए आप लोग। ठीक है, तो देखो होठों की और कमल मुख में अलंकार क्या है, इसको भी आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो होठों की और कमल मुख की जो अलंकार है, यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ, होठों की और कमल मुख के अलंकार बताइए। तो उत्तर, होठों की और कमल मुख में अलंकार क्या है भाई, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है स्टूडेंट्स, यमक अलंकार। आप लोगों को लिख देना अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। जलद और कृषिक ललना का अर्थ बताइए। तो भाई सिंपल सी बात है, जो जलद का अर्थ होता है सबको पता है, तत्परता। ठीक है, जलद का अर्थ होता है तत्परता, और कृषक ललना का अर्थ होता है खेतों में काम करना। ठीक, खेतों में काम करने वाला जो कृषक ललना होता है भाई, वही तो खेतों में काम करता है। तो बस आपको ऐसे इस प्रकार से अपने आपके 10 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। कितने अंक स्टूडेंट्स, 10 अंक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इसको जरूर इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करके जाना, आपके फुल के फुल मार्क्स आएंगे, बिल्कुल पक्की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो हमने 4 प्रश्न कंप्लीट कर लिए, इसके बाद जो हमारा 5वां प्रश्न आता है वो आता है, देखो 5वां प्रश्न हमारा आ गया। ये स्टूडेंट्स पूरे 3, 2, 5 अंक का होता है। ठीक, अधिकतम इसकी शब्द सीमा 80 अंक होती है। क्या है बताता हूँ पढ़ के। निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, शब्द सीमा इसकी अधिकतम 80 शब्द है। 80 शब्द में आप लोगों को लिख देना है, इसका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आपको देना है, और एक आप लोगों को इसकी कम से कम एक तो आपको प्रमुख रचना इसकी दे ही देना है। 3 आपको प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, 3 में आपको एक करना होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हो गए, और वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो गए। तो इनमें से आप लोगों को सिर्फ एक ही करनी होती है, जिसमें से आपको जीवन परिचय के लिए 3 अंक, और जो आपका वो लिखेंगे क्या प्रमुख रचना, उसको 2 अंक आप लोगों को दिए रहेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है जीवन परिचय देखते हैं, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय करते हैं। तो देखो आप लोग भाई पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा यार, कहाँ जा रहे हो अभी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग क्या करिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्मरणीय तथ्य लिखिए। क्या, एक ऐसे चार्ट बना लीजिए, बड़ा चार्ट बनाना, मैं छोटा बना के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप नाम, ठीक है, नाम, पिता का नाम, इसके बाद माता का नाम, विधा, लेखन, जितने भी इनका जो है चार्ट आप लोग बना लीजिए। मृत्यु, जन्म, इनके जो बोलियाँ थी, कौन सी बोली बोलते थे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिख देना है। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर हेडिंग डालना है स्मरणीय तथ्य। क्या, स्मरणीय तथ्य आप लोगों को लिख देना, स्मरणीय तथ्य हेडिंग डाल देना। इसके बाद मस्त नंबर 1 से बड़ा का आपको लोग बॉक्स बनाना है, कायदे वाला एकदम इतना बड़ा बॉक्स बना के ये सारी चीज़ आप लोग लिख देना है। तो अब भाई लिखना तभी है जब आपको ये सारी चीज़ें पता हो, ये नहीं कि आप लोग ऐसे ही भाई लिख दिए, आपको वो चीज़ें पता नहीं, गलत लिख दिए, तो भाई एग्जामिनर की जो नजर होती है सीधा बॉक्स पे जाएगी। जब देखेगा बॉक्स एग्जामिनर, देखेगा अरे ये तो उल्लू बना रहा है, ये तो गलत सनत लिखे, तो बस वहीं से आपके नंबर पूरे के पूरे काट देता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर नहीं आता है तो आप सीधा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हेडिंग डालिए, इसके बाद जीवन परिचय यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, जीवन परिचय। अब इसके बाद इसका जीवन परिचय आप लोग देखते हैं किस प्रकार से आप लोग लिख देना है। बहुत ही आसान शब्दों में मैं लिख कर लाया हूँ। इसके बाद इसी को आप लोगों को लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों ने दूसरा भी याद किया है
तो आप लोग दूसरा भी जीवन परिचय आराम से दे सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जीवन परिचय आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1970 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे छापरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, दुबे छापरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य, कितना प्यारा प्यारे शब्दों में भाई लिखा है, कितना प्यारा, कितना सरल लिखा है। तो इसी को याद कर लो, नहीं याद, अगर याद है तो कोई बात नहीं, जो आपको याद है आप वो लिखिए। ठीक है, लेकिन भाई शायद आपको याद हो, और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ना याद हो, तो मुझको तो भाई सभी लोगों को देख के चलना है, तो मैं भाई सभी के लिए करा रहा हूँ। ठीक, इसको स्किप नहीं करना, इसको भी देख लो। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्यरत रहे। इतना आप लोगों को इनका जीवन परिचय लिख देना है। भाई देखो, इनका साहित्यिक परिचय भी लिखना है, ये नहीं कि भाई जीवन परिचय ही आप लोगों ने लिख दिया। इसके बाद आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालना है साहित्यिक योगदान, या तो आपको डालना है साहित्यिक परिचय। ठीक है, हेडिंग आप लोगों को प्यारी प्यारी डाल लेनी है। इसके बाद आप लोग लिखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार व अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। ठीक है, इनका साहित्य में योगदान देखिए भाई। वे मौलिक चिंतक भारतीय संस्कृत और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, यानी बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। देखो भाई, इसमें क्या होता है, साहित्यिक परिचय हमें देना होता है। ठीक है, यहाँ पे साहित्यिक परिचय देना था, तो साहित्यिक परिचय को थोड़ा सा बड़ा लिख दीजिए, जीवन परिचय थोड़ा छोटा लिख दीजिए, साहित्यिक परिचय को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, बस हो गया। शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इसके बाद देखो, आलोचना के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री के आधार पर शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया। इतना आप लोगों को लिख देना कि इसमें साहित्यिक परिचय में आप लोगों को इतना ही लिख देना है। इसके बाद भाई देखो, इनकी रचनाएं भी हमको लिखनी होती है। ये नहीं कि भाई आप लोगों को जीवन परिचय साहित्यिक परिचय दे दिया, आपके 3 नंबर तो मिल गए, लेकिन भाई 2 नंबर का जो इंपॉर्टेंट है, जो 2 अंक का आपसे पूछा जाता है, वो स्टूडेंट्स क्या है, रचनाएं। तो इनकी रचनाएं आप लोग देख लीजिए। इनके देखो प्रमुख रचना मैं 3, 4, 5 लिख के लाया हूँ, जो भी आप लोगों को आसानी से याद हो जाए उनको आप लोग याद कर लीजिए। रचनाएं आप लोगों को हेडिंग जरूर डालेंगे भाई, हेडिंग भाई डालेंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा आदि हैं। तो आप चाहे आप इसमें अशोक के फूल लिख दीजिए, चाहे कुटज लिख दीजिए, चाहे विचार प्रवाह लिख दीजिए, चाहे बाण भट्ट की आत्मकथा लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोगों के 5 अंक एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो, हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, इस पर जो हम प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं, तो उस पर हम लोगों ने पूरा का पूरा किया। अब आगे देखते हैं भाई, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। देखो, 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न में का आता है, इसको भी आप लोग करना होता है। इसके बाद आता है आपका ख नंबर आता है, ठीक है, यानी का नंबर आता है और आपका ख नंबर आता है। तो का नंबर में निम्नलिखित में से किसी का एक लेखक का जीवन परिचय आप लोग को देना होता है। इसके बाद इसमें किसका देना होता है, इसमें गद्य का, इसमें जो गद्य के लिए जीवन लेखक होता है उनका देना पड़ता है। और जो इसमें आता है, इसमें किसी कवि का इसमें, यानी कि इसमें लेखक का देना होता है और इसमें एक कवि का साहित्यिक परिचय देना होता है। सेम उसी प्रकार से करना होता है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा इसकी कितनी दे रखी है, 80 शब्दों में आप लोगों को लिखना होता है।
3+2 5 यानी 5 अंक का ये प्रश्न हो जाता है। 3 किसके जीवन पर साहित्यिक परिचय के लिए और 2 अंक किसके लिए निर्धारित किए जाते हैं भाई, आपकी प्रमुख रचनाएं के लिए। तो इसमें देखो मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत जी, रामधारी सिंह दिनकर, 3 कवि आपको दिए गए हैं। 3 में से किसी एक का जीवन परिचय आप लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे जो आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, तो सॉल्व करवाने के हिसाब से मैं आपको मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय आप लोगों को तैयार करवाऊंगा, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त जी का हम लोग हल करते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे आ गया मैथिली शरण गुप्त जी। बस आप लोगों को उसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से उसको लिखे थे। यहाँ पे देखो लिखा है ना मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, क्या लिखा है, मैथिली शरण गुप्त लिखा है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेनी है जीवन परिचय। जीवन परिचय थोड़ा सा लिखेंगे, साहित्यिक परिचय थोड़ा ज़्यादा लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको पढ़िए आप लोग। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म संवत 1943 सन 1886 ईस्वी में, सीधा सीधा आप लोग कुछ नहीं लिखना है, क्या लिखना है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी, ये आप लोग जरूर लिख देना है, चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे, यानी कि जो उनके पिता थे क्या, सेठ रामचरण गुप्त जी, वो स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा, यानी जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी थे उनके जो इन पर उनके पिताजी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो क्या मानते थे, मैथिली शरण गुप्त जी अपना गुरु मानते थे। समझ लो, जितना समझ जाओगे उतना अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर पाओगे। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, ठीक है, यानी गुप्त जी को क्या किया गया भाई, प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहां इनका मन ना ही लगा, सॉरी डी लगा यहाँ पे ही, ठीक है, किंतु वहां पर इनका मन ना ही लगा, अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया। ठीक, किसने किया भाई, के पिताजी ने किया होगा, ठीक है, क्या किया, इनकी शिक्षा का प्रबंध किया। जहां इन्होंने अंग्रेजी संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। ये क्यों गलत लिख गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और बोध सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इतना आप लोगों को इनका जीवन परिचय में आप लोगों को अच्छे प्रकार से लिख देना है। इसके बाद आता है इनकी साहित्यिक सेवाएं। क्या आ जाता है, साहित्यिक सेवाएं या साहित्यिक परिचय आप लोग कह सकते हैं इनको। तो इनकी साहित्यिक सेवा, इन्होंने साहित्य में कौन कौन सी सेवाएं इन्होंने किया, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए और इसको भी लिख लीजिए अच्छे तरीके से, अपनी कॉपी में लिखते जाइए। साहित्यिक सेवाएं, ठीक है, साहित्यिक परिचय या साहित्यिक सेवाएं। गुप्त जी एक झुकाव गीत काव्य, ठीक है, गीत काव्य, क्या लिखा है, गीत काव्य। गुप्त जी एक झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। गुप्त जी झुकाव गीत काव्य की ओर था, जो इनका झुकाव था वो गीत काव्य। गीत काव्य मतलब जो गा गा कर पढ़े जाते हैं ऐसे काव्य को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, गीत काव्य कहते हैं। तो जो गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न ही की, ठीक है, उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। यानी हमारे मैथिली शरण गुप्त जी को भाई जेल भी जाना पड़ा था। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। यानी इनको राज्यसभा का सदस्य भी इनको मनोनीत किया गया था। तो हमने जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देख लिया। इसके बाद इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 नंबर का पूछा जाता है इनकी रचनाएं, तो इनकी रचना भी भाई देख लीजिए आप लोग। रचनाएं आप लोगों को हेडिंग भी डाल लेना है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना भारत भारती, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी की जो प्रमुख रचना है वो है भारत भारती। 3-4 लिख के लाया हूँ, एक कोई आप याद कर लेना। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचना भारत भारती, यशोधरा हो गई, द्वापर हो गई, जय भारत आदि हैं। तो इसमें से आप लोगों को भाई 5 अंक कंप्लीट हो गए। इनमें से आप लोगों को 2 अंक प्लस जीवन और साहित्यिक परिचय के 3 अंक, यानी कि 5 अंक आप लोगों के एकदम से एकदम कंप्लीट हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है और किस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न पूछा जाता है।
हमने प्रश्न संख्या 5 तक सॉल्व कर लिया। अब प्रश्न संख्या आता हमारा 6। ठीक है, छठवां क्या कह रहा है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। या तो आपको बहादुर कहानी लिख देनी है स्टूडेंट्स, या तो आप लोगों को क्या करनी है, पंचलाइट कहानी लिख देनी है, अथवा में करके आता है प्रश्न ध्रुव यात्रा कहानी कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। लेकिन आप लोग कुछ दिक्कत नहीं भाई, आप लोग बहादुर याद कर लीजिए कहानी और पंचलाइट थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, 80 शब्दों में लिख दीजिए, आपके 5 अंक कंप्लीट हो जाएंगे, 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं भाई, देखो बहादुर या पंचलाइट लिखो, तो हम लोग पंचलाइट लिख के लाए हैं, तो हमको पंचलाइट आप लोगों को बताते हैं पंचलाइट कहानी क्या है क्या नहीं है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ते समझ सुनाते हैं आप लोगों को। साथ बहुत लोगों को पंचलाइट कहानी का सारांश पता भी हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, और जितने नालायक लोग हैं वो इसको देख लें। ठीक है, जितने भी नालायक लोग इसको देख लें, पंचलाइट सुन लें, सुनने से याद हो जाएगी। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट या पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। भाई अशिक्षित लोग हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। भाई बताओ, चुतिया लोग पूजा पाठ करने पेट्रोमैक्स की यानी पंचलाइट की, लालटेन की। सभी उत्साहित हैं, सभी लोग उत्साह से भरे हुए हैं भैया। परंतु एक समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। यानी पंचलाइट जलाना भाई किसी को नहीं आता, पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। ठीक है, सीधे साधे लोग भाई वो पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे, किसको, पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते थे, क्योंकि भाई अशिक्षित लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। जो भाई अशिक्षित लोग होता है, गंवार होता है, उसको लोग चूतिया बना देते हैं। तो भाई आप लोगों को ऐसा नहीं करना। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, आगे आप लोग क्या लिखना है। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। एक भाई युवक है, क्या नाम का, गोधन नाम का। इस टोली में, कौन सी टोली में, अशिक्षितों की टोली में। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। ठीक है, पंचों से गोधन की क्या की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। समझ लो भाई, समझ रहे हो आप लोग, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। ठीक है, पंचों ने क्या किया स्टूडेंट्स, जो हमारा गोधन भैया है उनको जाति से निकाल दिया, जाति से उठा दिया। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। मुनरी को क्या पता है कि गोधन भाई पंचलाइट जला सकता है। मुनरी का क्योंकि यह पता है कि गोधनवा ही ऐसा व्यक्ति है जो पंचलाइट को जला सकता है, लालटेन को जला सकता है, पेट्रोमैक्स को जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। क्या होती है, यह पंचों तक आराम से बात पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। जो पंच लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गोधन जी को पुनः जाति में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। वाह भैया, पंचलाइट को क्या कर देता है, गोधन भाई जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण दे देती हैं। ठीक है भाई, खुशी हो गई। जो मुनरी है, जो गोधन प्रेम करता था जिससे, मुनरी से, वो उनकी माँ जो है गुलरी काकी, उनका नाम था गुलरी काकी, प्रसन्न होकर गोधन को शाम के लिए भोजन के लिए निमंत्रण कर देती हैं। समझ लो भैया, ये सिस्टम होता है पढ़ लिखे का। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून साफ। ठीक है, तुम्हारा साथ खून साफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। सलीमा मतलब भाई यहाँ पे सिनेमा, सलीमा का मतलब यहाँ पे क्या है, सिनेमा का गाना गाओ, खूब गाओ। ठीक है, पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्साह मनाते हैं। तो जो पंचलाइट की जो रोशनी होती है, जो गोधन भाई जला देता है, उसमें लोग क्या करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और खूब सारा उत्साह मनाते हैं। इसके बाद इतना आप लोगों को और लिख देना है, कहानी का कथानक सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं की वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। इतना आप लोगों को लिख देना है भाई। पंचलाइट कहानी आप लोगों को इतना सारा लिख देना। पंचलाइट लिखिए या तो आप लोग बहादुर लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों को नंबर उतने ही मिलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने कितने नंबर गेन कर लिए, हम लोगों ने यहाँ पे 5 अंक गेन कर लिए। 5 अंक हम लोगों ने
कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 तक ही हम लोगों ने अभी तक करा है। भाई करो, पूरा करो, हम पूरा प्रश्न करवाएंगे आपको। कहाँ औंघा रहे हो क्या? देखो प्रश्न नंबर जो भाई 7 होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये भी कितना अंक का होता है? 5 अंक का होता है। देखिए इसमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, जो आपके जिले का होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ बहुत सारे खंड दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, पहले आप अपने जिला का देख लेना है। जैसे श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक नायक का चित्रण करना है। जो श्रवण कुमार है वो किस किस जिला पर लगता है। श्रवण कुमार खंड काव्य के एक प्रश्न के 2 खंड रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को देख लेना होता है स्टूडेंट्स कि आपके जिला का कौन है। ठीक है, आपके जिला का कौन है। जैसे इसमें देखो रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चित्रण कीजिए। रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कथा वस्तु लिखिए। तो जिसका भी रश्मिरथी होगा वो रश्मिरथी खंड काव्य कर लेगा। मुक्त यज्ञ जिसका खंड काव्य होगा मुक्त यज्ञ खंड काव्य का कर लेगा। ठीक है, इसके बाद त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखे। जिसका त्यागपति होगा त्यागपति कर लेंगे। यानी इसमें आप लोग क्या करना होता है, जो भी आपके जिला में लग रहा हो खंड काव्य उसको ही आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ऐसे आलोक वृत्त, तो आलोक वृत्त जिसके जिला में लगती हो उसको तैयार कर लेना। सत्य की जीत खंड काव्य जिसके उसमें लगता हो उसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इसको इसी वजह से मैंने इसको नहीं कराया है, क्योंकि स्टूडेंट्स जिनके जिनके जिला का जो लगता होगा वो वही याद करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे और 95% फोड़ेंगे। अगला जो आपको प्रश्न आता है स्टूडेंट्स वो आता है 8 नंबर का। कितने अंक का आता है स्टूडेंट्स? 8 अंक का ये प्रश्न पूछा जाता है। खंड खा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, खंड का, और जो खंड खा जब स्टार्ट होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे का और खा 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, का में क्या पूछा गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ यानी कि संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 और 5 यानी कि जो आपका अनुवाद हो उसके लिए 5 अंक, और जो आपका क्या होगा संदर्भ उसके लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी 7 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप लोगों को ये वाला गद्यांश नहीं आता तो आप लोग अथवा करके अथवा में एक ये वाला गद्यांश इसको आप कर लीजिए। इनमें 2 में जो भी आपको आता है उसको भाई सॉल्व कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे खाता है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी संदर्भ के साथ आपका इसमें हिंदी में अनुवाद करना है। एक ये दे रखा है आपको पद्यांश और एक अथवा लगाकर ये वाला दे रखा है। तो इसमें और इसमें से जो आपको आता हो आप लोग उसको स्टूडेंट्स तैयार कर लेना। ठीक है, आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद देखो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ से आ जाता है प्रश्न नंबर 9। कितना आ जाता है? प्रश्न नंबर 9। इसमें आ जाता है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक, इसका वाक्य प्रयोग भी आप लोगों को करना होता है स्टूडेंट्स। ऐसे यहाँ पे देखो बहुत 4 दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, तो इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ किसी एक का लिखना होता है। किसका? सिर्फ एक का ही लिखना है। ठीक है, और ये 2 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो तलवार की धार पर चलना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? टका सा जवाब देना, इसका क्या है? दाल में काला होना, इसका क्या है? नमक मिर्च लगाना, इसका क्या है? तो इसका अर्थ भी आप लोगों को लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देखो दाल में काला होना, इसका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्योंकि हमें एक ही करना है। देखो जो दाल में काला होना, इसका मतलब क्या होगा? किसी बात पर संदेह करना या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होना। कहते हैं भाई दाल में काला है कुछ, कहते हैं ना। तो देखो जो दाल में काला, इसका अर्थ क्या है? यहाँ इसका अर्थ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख दो, किसी बात पर संदेह होना। ठीक है, किसी बात पर संदेह होना या कुछ फिर क्या होना? गड़बड़ी होना, या फिर गड़बड़ी कैसे लिखते हैं? गड़बड़ी होना। ठीक है, दाल में काला होना का अर्थ क्या है? किसी बात पर संदेह होना, संदेह करना, या फिर किसी बात पर गड़बड़ी होना, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होना। इसका वाक्य प्रयोग भी आप लोगों को लिखना होता है। यहाँ पे लिखा ना वाक्य प्रयोग कीजिए, तो इसका वाक्य प्रयोग देखो हम लिख लेते हैं। क्या लिख देते हैं? कोई भी वाक्य प्रयोग कर दो। जिस तरह से सेठ, मैं करवा रहा हूँ एक, क्या यहाँ पे लिख दो, जिस तरह से सेठ को पुलिस ने अकेले में बुलाया तो लगता है कि, देखो वाक्य प्रयोग किसी भी प्रकार से आप लोग कर देना, जरूरी नहीं कि यही वाक्य प्रयोग करना है। आपको जो जिस प्रकार से आपका मन चाहे उस प्रकार से वाक्य प्रयोग कर देना है। जिस तरह से सेठ को पुलिस ने अकेले में बुलाया तो लगता है कि भैया दाल में कुछ काला है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे? दाल में काला है।
तो एक ही का आपको अर्थ लिखना होता है। तो मैंने बात बताओ यार, 4 दे देता है एग्जामिनर, 4 दे देता है, उसमें से मात्र आपको एक करना होता है। मैंने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे लोकोक्तियां बता रखी हैं वो इसी चैनल पर बता रखी हैं, तो आप लोग उनको जरूर तैयार कर लो यार। कब तैयार करोगे? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 हमारा एकदम से एकदम कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम अगले प्रश्न की ओर, और हमारा देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पेपर बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बचा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखो खंड खा आता है, क्या आता है स्टूडेंट्स? खंड खा आता है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। भाई देखो एक शब्द के हमें 2 अर्थ लिखने होते हैं। कितने अर्थ स्टूडेंट्स? एक शब्द के हमें 2 अर्थ लिखने होते हैं। तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से भाई लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे कितना देखा है, 1 1 यानी 2 नंबर का आपको प्रश्न दे रखा है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे अंबर और पट, विधि नाग। तो देखो जैसे अंबर, अंबर के अर्थ क्या होता है? एक अंबर का होता है आकाश, आकाश, ठीक है। लेकिन शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। तो अंबर का एक होता है आकाश, और एक अर्थ क्या होता है भाई? वस्त्र, वस्त्र यानी कपड़ा, ठीक है, वस्त्र होता है। तो आकाश या वस्त्र हमने लिख दिया, हमारे 2 नंबर कंप्लीट हो गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न में दे रखा है खा में ही ग नंबर, यानी का नंबर ये था और ग नंबर ये है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, ठीक है। ये जो निम्नलिखित वाक्यांश है इनमें से एक का हमें चयन करके लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा है? जो आंखों के सामने हो, ठीक है। पहला नंबर क्या है? जो आंखों के सामने हो, उसको क्या कहते हैं भाई? नेत्र कहते हैं कि सम्मुख कहते हैं कि प्रत्यक्ष कहते हैं कि आंख के आगे कहते हैं कि प्रत्येक आंख? भाई सरल होते हैं यार। तो भाई जो आंखों के सामने हो यानी प्रत्यक्ष रूप से, तो भाई प्रत्यक्ष ठीक सही आंसर हो जाएगा। 1 नंबर कंप्लीट हो गया भाई। देखो इतना सरल 1 नंबर यार, बहुत होता है 1 नंबर, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जानने की इच्छा रखने वाला, कितना आसान है यार। कब करोगे तुम ये सब? देखो जानने की इच्छा रख, जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु, बुद्धिमान। तो यहाँ पे कह रहा है जानने की इच्छा करने वाला, यानी कि जिज्ञासु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। केवल और केवल 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना बहुत आसान होता है। तुम तो कुर्सी पर बैठो। देखो जितने भी ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इनको मैं करा चुका हूँ। आप लोग इसी चैनल पे विजिट करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे कि व्याकरण, यानी कि पूरी व्याकरण खत्म कर दिया है मैंने, उस पर पूरा खंड खा पूरा मैंने खत्म कर दिया है। तो देखो तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, बैठे हैं, इसका क्या हो जाएगा सही? अरे यार कितना सरल है। यहाँ पे लिखो तुम कुर्सी पर बैठे हो, तुम कुर्सी पर बैठे हो, ये वाला इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो गलत है ना। तुम कुर्सी पर बैठे हो, राइट हो जाएगा। इसके बाद ये इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, गलत है भाई, सबको पता चलना गलत है। क्या गलत है? यहाँ पे लिखो इस सरोवर में अनेक कमल, ठीक है, कमल समझ जाओ यार, कमल। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, ये हो जाएगा। इसमें लिखा अनेकों, तो अनेकों नहीं होगा, अनेक लिख देंगे, अनेक कमल खिले हैं। तो ये भी आपका 2 नंबर आराम से, ये वाला प्रश्न भी आपका 2 के जाएगा। तो ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 12, ये प्रश्न नंबर 12 मैंने एक ही वीडियो पर करा दिया। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रस, छंद, अलंकार है उनको मैंने करा दिया। आप लोग चाहें तो भाई जाकर विजिट कर सकते हैं इस चैनल पे। जैसे देखो वीर रस अथवा हास्य रस की स्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, ये मैंने करा चुका है, इसको भी आप लोग देख लेना। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की लक्षण और सहित उदाहरण लिखिए, ये भी मैंने करा दिया है, इसको भी देख लेना। दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। लक्षण भी आप लोगों को लिखना होता है भाई, देखो लक्षण भी आप लोगों को लिखना होता है। तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं करा चुका हूँ। फिर अगर आपको नहीं बनता है तो मैं एक चीज़ यहाँ इसमें करा देता हूँ आप लोगों को। ऐसे दोहा, ठीक है, देखो मैं दोहा करा देता हूँ। दोहा और सोठा कहो तो मैं दोनों करा दूं, ठीक है। दोहा और सोठा मैं आप लोगों को दोनों करा दे रहा हूं। तो यहाँ पे देखो दोहा मान लिख के लाए हैं। दोहा क्या है, इसकी परिभाषा आप लोग क्या लिख रहे हैं? दोहा की परिभाषा आप लोग क्या लिख दे रहा है? दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कौन सा है? दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण स्टूडेंट्स होते हैं? इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो आप लोगों को दोहा को भी अच्छे तरीके से लिख देना है, ठीक है। दोहा
उदाहरण, क्योंकि भाई इसमें उदाहरण सहित पूछा है, तभी तभी ना तो आपको एग्जामिनर 2 नंबर देगा। तो दोहा अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसको इस प्रकार से आप लोगों को परिभाषा लिख देनी, उदाहरण लिख दे रहा है। मेरी भव बाधा हरव राधा, नागरी सोई, जातन की झाई परें, श्याम हरुत दुति होई। आपको मात्राएं भी आप लोगों को दिखा देना, जैसे इसमें लिखा ना, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और 1 2 3 और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा? 13-13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें देखो 13 मात्राएं, इसमें भी 13 मात्राएं। इसके बाद इसमें दूसरे और चौथे चरण में 1 2, यानी दूसरा चरण ये है और चौथा चरण ये है। तो इसमें राधा नागरी सोई, श्याम हरित दुति होई। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें भी 12 मात्रा, सॉरी 12 निकल गई यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही मात्रा, तो इसमें भी 11 मात्रा और इसमें भी 11 मात्राएं आप लोग गिन सकते हैं। तो आप लोग मात्रा भी गिना देना है एग्जामिनर को कि भैया देख लो, गलत सलत नहीं लिखें, सही सही लिखें। तो देखो दोहा हो गया। अगर इसी प्रकार से आपको सोरठा होता है, या तो आप लोग दोहा याद कर लीजिए या सोरठा याद कर लीजिए, आपका काम फिक्स हो जाता है, आपका काम अच्छे तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो दोहा या तो भाई लिखिए, या तो आप क्या करिए स्टूडेंट्स, या तो आप लोग सोरठा लिखिए। दोनों में से किसी ना किसी एक का कर देना है। तो सोरठा देखो, सोरठा अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। ये दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण भी आप लोग को दे देना है। राम स्वरूप तुम्हार, बैन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार, नेति नेति नित निगम कह। इतना आप लोगों को अच्छे तरीके से लिख देना है। ठीक है, तो देखो हमारा लास्ट प्रश्न, भाई देखो आप लोगों ने याद भी नहीं दिलाया। हम लोगों ने क्या किया, 9 प्रश्न के बाद अगले प्रश्न पर आ गए, लेकिन हम लोगों ने 10वां प्रश्न नहीं किया और 11वां प्रश्न नहीं किया। ठीक है, 10वां प्रश्न और 11वां प्रश्न हम लोगों ने नहीं किया है। ये देखो 10वां प्रश्न और 11वां प्रश्न हम लोगों ने नहीं किया। तो पहले इसको कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग 10वां और 11वां प्रश्न को भी देख लेते हैं और इसको भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ठीक है भाई, आप लोगों ने याद ही नहीं दिलाया, आप लोगों ने याद ही नहीं दिलाया है ना। नहीं याद दिलाया तो क्या करें भाई, याद दिलाना चाहिए, आप लोग कमेंट करना चाहिए। तो देखो भाई दोहा और सोरठा, ये आपको लोगों को 2 2 4 2 6 अंक आप लोग दिलाने वाले हैं। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद 13 प्रश्न आपका क्या दे रखा है, 13 प्रश्न आपको दिया जाएगा पत्र लिखने के लिए। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए, या तो आप लोग ये लिख दीजिए, अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र को लिखिए। तो आप लोगों को 2 में से जो भी आपको आता होगा उसको आप लोग अच्छे तरीके से लिख देंगे और बवाल मचा देंगे। 14 प्रश्नों को बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाई जो हमारा छूट गया है 10वां प्रश्न हमारा छूट गया है। तो देखो 10वां प्रश्न भाई कराने लायक नहीं है। क्यों नहीं कराने लायक, इसमें कह रहा है 10वां प्रश्न में अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना होता है। तो बस कुछ नहीं करना आप लोगों को, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो। ये नहीं कि भाई इसमें एक ही आता है, इसमें भी अथवा लगा के आता है। क्या करके आता है, इसमें भी अथवा करके आता है। या तो आप लोग ये लिख लीजिए, या तो स्टूडेंट्स आप लोग अथवा वाला पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से और इनके 3 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए, या तो इसमें 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें खास बात ये, जो पहला प्रश्न होता है वो 1 नंबर का होता है, बाकी जो 2 प्रश्न होते हैं वो 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से इसमें भी जो पहला प्रश्न है वो 1 नंबर का और जो तीसरा प्रश्न है वो कितने हैं, 2 नंबर के, दूसरा और तीसरा नंबर। तो देखो पहले इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लो। देखो अपठित गद्यांश यानी कि इसको आप लोग कभी पढ़ा नहीं, कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं ये गद्यांश। तो बस वही चीज़ है कि आप लोगों को इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। अच्छे तरीके से इसको पढ़ लोगे, बहुत अच्छी कहानी है, कहानी पढ़ोगे इसको अच्छे तरीके से, इसके बाद इसका क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक करा देता हूँ आपको, ये वाला पहला नंबर करा देता हूँ। यह कहना एक भूल है कि इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। देखो लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या परिणाम होता है। तो देखो पहला प्रश्न यहीं से मिल गया। यह कहना है कि भूल है कि इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आप लोग पहले अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इसके बाद उसी के प्रश्नों को उत्तर आप लोगों को दे देना है। ठीक है, तो देखो आप लोग यहाँ पे आ जाता है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित शब्दों युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए।
ठीक है, सही अर्थ आपको चयन करके इसमें लिखना होता है। 11वां प्रश्न आता है, यानी हम लोग 10वां प्रश्न छोड़ दिया था और 11वां प्रश्न के आगे प्रश्न हम लोगों ने करने लगा था। ठीक है, 10वां प्रश्न के बाद हम लोग 11 प्रश्न करने लगा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी आप लोग समझ लो। ठीक है, अभी आप समझ लो। इसमें देखो, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो वसन और व्यसन का सही अर्थ क्या हो जाएगा भाई? विविश हो जाएगा, और व्याकुल हो जाएगा कि कवच हो जाएगा, और भोजन हो जाएगा कि वस्त्र और आदत हो जाएगा कि विस्तार और अवधि हो जाएगा। तो वसन और व्यसन का अर्थ हो जाएगा वस्त्र और आदत। क्या हो जाएगा? वस्त्र और आदत। वसन का मतलब वस्त्र कपड़े, और व्यसन का मतलब स्टूडेंट्स आदत हो जाएगा। अम्बुज और अम्बुद में क्या अर्थ है? बादल और समुद्र है कि जल और कमल है कि कमल और बादल है कि समुद्र और कमल है? देखो, अम्बुज का अर्थ होता है वो कमल होता है, और जो अम्बुद का अर्थ होता है वो बादल होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग कर लेना है। यानी हमने 10 और 11 हमारे छूट गए, तो उनको भी हम लोगों ने सॉल्व कर। प्रश्न नंबर 14 क्या है? प्रश्न नंबर 14 को हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। देखो, यहाँ पे लिखा है अपनी भाषा शैली पर, तो ये नहीं कि आप लोगों को जो बुक का तैयार किया गया है उसी को आपको छाप कहना। भाई 9 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, अपनी भाषा शैली पर इसको आप लोगों को लिखना होता है, व्यक्त करना होता है। तो आप लोगों को क्या क्या याद करना है भाई? देश की बेरोजगारी की समस्या को तैयार कर लेना है, या आतंकवाद की समस्या और समाधान को तैयार कर लेना है, या स्टूडेंट्स वृक्षारोपण का महत्व को तैयार कर लेना है, या तो आपको विद्यार्थी और राजनीति का लिख देना है, या तो देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका को भी लिख देना है। बस इतना आप लोग लिख देना। 9 नंबर आपके हाथ में होंगे, आपके जेब में होंगे। तो मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा प्रश्न पत्र समझाया और तैयार करवाया। अगर आप लोगों को ये मेरी प्यारी सी वीडियो पसंद आई तो भाई इस वीडियो को जरूर एक लाइक मार देना, और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बाय बाय।